नमस्कार, स्वागत आपका प्राइम डिबेट में। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। क्या मॉनसून सत्र की तरह ही इस बार बजट सत्र भी हंगामे की ही भेंट चढ़ जाएगा? क्या आपके टैक्स के करोड़ों रुपए सिर्फ इसीलिए संसद की कार्यवाही पर खर्च होते हैं ताकि रोजाना हंगामा बरपे, हाई वोल्टेज ड्रामा हो? क्या विपक्ष चर्चा चाहता ही नहीं है या सत्ता पक्ष नहीं चाहता कि विपक्ष कुछ बोले, या ये दोनों ही मिलकर, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही मिलकर मलाई खा रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं? ये सवाल आज पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि बजट सत्र में हंगामा बरकरार है। नरवड़ी की किताब से लेकर भारत अमेरिका डील तक हर दिन लोकसभा में केवल हंगामा ही हंगामा हो रहा है। सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है और इस बीच खबर यह भी है कि विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि लोकसभा स्पीकर विपक्ष के नेता को बोलने का मौका नहीं देते। इतना ही नहीं, लोकसभा स्पीकर का कथित तौर पर संसद में प्रधानमंत्री पर हमले की आशंका जाहिर करना भी विपक्ष को नहीं पच रहा। इसको लेकर कांग्रेस की महिला सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है। उन्हें निष्पक्षता से काम करने का उनसे अनुरोध किया गया है इस पत्र में। साथ ही सूत्रों की माने तो समूचा विपक्ष यानी इंडी गठबंधन स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव ला सकता है। लेकिन क्या बजट सत्र में ये मुमकिन है? क्योंकि आज से ठीक 4 दिन बाद यानी 13 फरवरी को बजट सत्र का समापन हो जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 94, जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के आर्टिकल 94C के तहत स्पीकर के खिलाफ मोशन लाने के लिए विपक्ष को 14 दिन का नोटिस देना जरूरी है। जाहिर है इस सत्र में ये मुमकिन नहीं, लेकिन क्या विपक्ष इस गणित से अनजान है? क्या राहुल गांधी नियमों को बाईपास करके बोलने की जिद पर अड़े हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चर्चा से सत्ता पक्ष भाग रहा है? ये विपक्ष चाहता ही नहीं है कि चर्चा हो। इस पर बहस करेंगे, लेकिन पहले सुनिए आज लोकसभा में क्या कुछ हुआ। मैं इस चीज का पुष्टि करना चाहता हूं कि स्पीकर साहब ने पहल किया था कि अगर सब मान जाए तो सदन चलना चाहिए, और वेणुगोपाल जी की ओर से भी कहा गया है अपना लीडर ऑफ अपोजिशन से कुछ बुलवाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हमने ये बात तय किया कि अगर क्या विषय में आप बात करेंगे, अगर स्पीकर के ऊपर एलिगेशन लगाएंगे तो स्पीकर का भी जवाब होगा। ये सारा चीज तय करके ही हम आपको परमिशन देंगे। स्पीकर ने ये कहा, ये अभी राहुल गांधी जी ने कहा वो 100% सही नहीं है। स्पीकर ने कमिटमेंट नहीं किया है। स्पीकर ने ये कहा कि अगर बातचीत बनता है तो आपको बोलने के लिए देंगे, बाकी दल के नेता को भी देंगे। ये नहीं कहा कि सिर्फ कांग्रेस को ही देंगे। हम तो हमेशा आपसे बातचीत करने के लिए तैयार रहते हैं, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोग कुछ ऐसा काम मत कीजिए जिससे सदन का गरिमा गिरे, ये हमारा अनुरोध है। और मैं भी सरकार का पक्ष रखूंगा, ये बात हुआ था। लेकिन इससे पहले कमिटमेंट नहीं हुआ, सिर्फ एलओपी को ही बोलने देंगे, इसका कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। बजट पर बोलना चाहते हैं आप? ठीक है, बोलिए। मैम, 1 घंटा पहले स्पीकर साहब के पास हम गए, मैंने, मेंबर ऑफ द हाउस वेंट, एंड स्पीकर कमिटेड टू अस, personally committed to us, that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. Now, you are going back on your word. So I'd like to know, am I allowed to speak those points or not? No. माननीय सदस्य प्लीज। नहीं, वो सुनना नहीं चाहते, छोड़ दीजिए, तो वो अपने आप कमिटमेंट ले लेंगे। माननीय सदस्य, मेरे पास आपका कोई नोटिस नहीं आया है और मुझे नहीं मालूम कि आपका क्या विषय है। ये नोटिस आएगा किसी विषय पर, उसके बाद का निर्णय है। प्लीज आप लोग सभी बजट पर चर्चा करिए। तो देखिए, रविवार को बजट पेश होता है, इसके बाद मंगलवार से लगातार सदन में हंगामा ही हंगामा बरप रहा है। बजट सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है साफ तौर से। और बीते 11 सालों की अगर बात करें, आंकड़ों पर गौर फरमाएं तो 1450 घंटे की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ी है संसद की, जिसमें देश को 2175 करोड़ का नुकसान हुआ है। और सवाल ये कि इसकी जिम्मेदारी किसकी? खबर आ रही है इस बीच सूत्रों के हवाले से कि विपक्ष यानी इंडी ब्लॉक मिलकर
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ मोशन लाने जा रहा है, मोशन की तैयारी में हूं, उनको पद से हटाने के लिए ये मोशन, ये प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है विपक्ष के द्वारा। और इसके पीछे वजह, दलील ये दी जा रही है कि ओम बिरला भेदभाव करते हैं, निष्पक्षता से काम नहीं करते अपना। आज देखिए ये लेटर जो कांग्रेस की महिला सांसदों ने लिखा है स्पीकर ओम बिरला को, उनके ऊपर भेदभाव का आरोप लगाया है, उनसे गुजारिश की है कि वो सत्ता पक्ष के दबाव में आकर काम ना करें। लेकिन सवाल यह है कि लगातार बजट सत्र में हंगामा, किसको कितना इससे नुकसान, जो आपके देश की जनता के टैक्स के पैसे हैं वो क्यों बर्बाद किए जा रहे हैं। जो संसद जिसका निर्माण ही इसलिए किया गया था, जिसका गठन ही इसलिए किया गया था कि देश से जुड़े, आम आदमी से जुड़े मुद्दों की यहाँ पर चर्चा होगी, बहस होगी, विपक्ष सवाल पूछेगा सत्ता से कि क्या कुछ काम हुए हैं, आंकड़ों पर बात होगी, वहां पर लगातार हंगामा चल रहा है। मंगलवार से लेकर आज सोमवार का दिन, यानी एक हफ्ते में लोकसभा में कामकाज पूरी तरीके से ठप नजर आया। कार्यवाही लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रही है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ रहे हैं। गौरव उपाध्याय जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से रवि प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शरण सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा भावमेंद्र शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। बहुत स्वागत आप सभी अतिथियों का। और शुरुआत रवि प्रताप सिंह जी आप ही के साथ। ये जो लगातार हंगामा बरप रहा है लोकसभा में, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, लेकिन किसको कितना सही माना जाए, किसको कितना गलत, ये तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ही जिम्मेदारी है ना कि सदन जिस लिए बनी है, जिस चर्चा के लिए बनी है वो की जाए। लगातार ड्रामा, लगातार हंगामा क्यों? भाजपा जो है, इतिहास में जब आप झांक करके देखेंगे तो इस संसदीय परंपरा को ताक पे रख दिया। 2000 आप यूं देखेंगे कि 4 में मनमोहन सिंह जी के साथ जिस तरह से व्यवहार किया था बेल में आकर के लोगों ने, लेकिन उन्होंने लोकसभा का सम्मान किया और एहतराम किया विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष का और अपनी बात को रखा था और तमाम प्रयास किया गया कि नहीं बोलने दिया जाएगा। अब आप बताइए कि राष्ट्रपति महोदया का जो धन्यवाद प्रस्ताव था, उस धन्यवाद प्रस्ताव पे अगर आप एलओपी को बोलने नहीं देंगे तो आप किस तरह की संसदीय परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। 2020 में यही ओम बिरला जी ने कहा था कि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पे आप जो चाहे बोल सकते हैं, किसी पेपर, मैगजीन या किसी पुस्तक को भी कोट कर सकते हैं। 2026 में ओम बिरला जी कहते हैं कि आप कोट नहीं कर सकते। क्या अप्रकाशित पुस्तक का भी जिक्र हुआ था? अप्रकाशित, अनपब्लिश्ड बुक? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर वो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई तो राहुल गांधी जी के हाथ में कैसे आई? पेंगुइन प्रकाशन ने उसको प्रकाशित किया, प्रकाशित करने के बाद उसके सॉफ्ट कॉपी दिया और कई लोगों को भेजा भी गया। लेकिन चूंकि रक्षा मंत्रालय में 35 किताबें भेजी गई थी और 34 को रक्षा मंत्रालय पिछले 2 साल से अप्रूव कर दिया और इस किताब को ना तो नॉट रिकमेंड किया, ना ही तो रिकमेंड किया, ना ही तो रक्षा मंत्रालय ने ये कहा कि इस स्पेसिफिक पोर्शन को आप हटा दें और फिर इसको पब्लिश कर दें। तो ये आप कह नहीं रहे हैं। उसके बाद जब ये कहा भारतीय रक्षा मंत्री ने कि ये किताब ही अस्तित्व में नहीं है, तो उस दिन राहुल गांधी जी किताब ले करके आए थे। दूसरी बात कि एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जो इंडियन ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट 1923 को साइन करता रहा है, हमारा जो संविधान का आर्टिकल 19 है वो ये कहता है कि आप केवल परमाणु से संबंधित और नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित और इंडियन ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट में कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे संबंधित चीजों का तथ्यात्मक विश्लेषण नहीं कर सकते, वरना आप रिटायर होने के बाद आप एक स्वतंत्र नागरिक हैं, भारत के नागरिक के नाते अपनी आत्मकथा या पुस्तक को लिख सकते हैं। तो जनरल एमएम नरवणे जी एक उच्च कोटि के सेनाध्यक्ष रहे हैं जिसमें कि उन्होंने इन चीजों में 2 चीजों का उल्लेख किया, एक तो अग्निवीर को और दूसरा उन्होंने उल्लेख किया जो गलवान की घटना थी, यानी जो फिंगर 4 के सामने जो मानसरोवर रिज के ऊपर जो थी, वहां पे उन्होंने उसका जिक्र किया था। तो इन दोनों चीजों पे चूंकि मैं आपको बताना चाहूं, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, कि अग्निवीर का मुद्दा जब इनसे पूछा गया था तो ये कहा गया, इन्होंने कहा कि 50% उसमें इन्होंने उल्लेख किया कि इनटेक होना चाहिए और वो एयरफोर्स और नेवी के लिए नहीं था। लेकिन
पहले ये बात चल रही थी 5 साल के लिए, बाद में ये केवल पीएमओ चाहता था कि 4 साल का हो जाए, और सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए थे कि ये आर्मी के साथ साथ नेवी और एयरफोर्स में कैसे चला गया, क्योंकि नेवी और एयरफोर्स में कुछ ऐसे टेक्निकल ट्रेड्स हैं जिनकी ट्रेनिंग ही 3-3.5 साल की होती है। यानी आपको जो जहाजों का रखरखाव और उनके मेंटेनेंस में, और नेवी के जो हमारे शिप हैं उनके रखरखाव के जो टेक्निकल ट्रेड के लोग हैं उनकी ट्रेनिंग करीब 4 साल की होती है, 3 से 4 साल की। तो इस कंडीशन में जब ये आया तो इसको मोनोपोली किया पीएमओ ने, यानी पीएमओ ने ना तो रक्षा क्या बोलते हैं मंत्रालय की बात मानी, ना ही तो सेनाध्यक्षों की बात मानी। एक तो ये मुद्दा था। दूसरा मुद्दा था कि ठीक है, रात रवि को प्रताप सिंह जी इंटरप्ट करना चाहूंगी आपको, क्योंकि किसी के भी मुंह से, किसी भी सांसद के मुंह से ये मुद्दा जो है सुनने में नहीं आया लोकसभा की कार्यवाही के दौरान। अग्निवीर को लेकर केवल और केवल हंगामा देखने को मिला है। बीते मंगलवार से लेकर आज सोमवार का दिन है, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही पूरी तरीके से, जो बिजनेस है वो ठप है, हंगामा ही हो रहा है केवल। इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? रवि प्रताप सिंह जी, बीते 11 सालों के आंकड़े पर अगर गौर करें तो 1450 घंटे की कार्यवाही बाधित रही है लोकसभा की। देश को 2175 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जवाबदेही किसकी? बेहतर होता गया भाजपा के कालखंड को जरा अलग से बता देते कि कितने दिनों संसद की कार्रवाई ये नहीं चलने दिए। जिस तरीके से भाजपा वाले व्यवहार करते थे, विपक्ष आज उसका 10% भी अभी स्तर उपलब्ध नहीं कर पाया है। यानी कंपैरिजन चल रहा है और कंपटीशन चल रहा है। कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितने ज्यादा दिन तक सदन की कार्यवाही को बाधित कर सकता है। ऐसा है क्या? अदिति जी 1 मिनट प्लीज। पहली बार इतिहास में हुआ कि आप एलओपी को बोलने नहीं देते हैं। जिस संसद के, यानी जिस लोकसभा की अध्यक्षता कभी सोमनाथ चटर्जी, जीएमसी बालयोगी और पीएस संगमा करते थे कि नो प्लीज एक बड़ा स्वर्णिम शब्द गूंजा करता था कानों में, और एक वोट का बंदोबस्त, यानी जो मुख्यमंत्री थे किसी प्रदेश के, उनको अगर वो चाहते तो इनवैलिड करा के वाजपेयी जी की सरकार, जीएमसी बालयोगी जी बता सकते थे। लेकिन उन्होंने एक उभयनिष्ठ अपने पद का प्रयोग किया और ऐसा बिल्कुल प्रयास नहीं किया। आज जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे अदिति जी, तो ये बताइए कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में मोदी तेरी कब्र खुदेगी कहां उल्लेख हुआ था? 20 मिनट तक प्रधानमंत्री जी इसी पे बोलते रहे। नेहरू जी का कहां उल्लेख हुआ था? रवि प्रताप सिंह जी, केवल नेहरू जी का उल्लेख करके, 47 से पहले का उल्लेख करके, और क्या राहुल गांधी, क्या विपक्ष अपनी नाक बचाने के लिए स्पीकर के खिलाफ, नहीं, इसका जवाब दे दीजिए, क्या स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है? उनको हटाने के लिए मोशन लाने की तैयारी है क्या? ये बताइए कि आप किस नियम के तहत आपने बोलने दिया निष्कांत दुबे को? किस नियम के तहत? मैं जानना चाहता हूं। ये जब नियम की आप बात करते हैं तो निष्कांत दुबे किस नियम के तहत बात की है? और निश्चित रूप से जब किसी व्यक्ति की उभयनिष्ठता पे सवाल उठता है तो हम उनके खिलाफ मोशन लाएंगे। सारा विपक्ष तैयारी कर रहा है। बोल सकते हैं, लेकिन विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। आरोप लगाया जा रहा है कि केवल नियम जो हैं वो सत्ता पक्ष के सांसदों के लिए लागू होते हैं, विपक्ष के लिए नहीं होते हैं क्या? अदिति जी ये जानती हैं, देशभक्ति की हवा निकाल दिया ट्रंप ने, और सनातन की हवा निकल गई राम मंदिर से। रवि प्रताप सिंह, और जो तुम्हारे अंदर भरी है, ट्रंप ये सारी हवा भी निकाल दी जाएगी। जो गुब्बारे के बाद देश आजाद होने के बाद सत्ता हस्तांतरण होते समय राहुल गांधी अपने आप को किसी राजशाही परिवार से समझ लेते हैं और देश को गुलाम समझ लेते हैं। अभी नहीं जानी चाहिए। राहुल गांधी को समझाना चाहता हूँ, क्यों नहीं जाने? एलओपी को बोलने का मौका हर बार दिया जाता है, लेकिन संसद है, संसद में 543 अगर सांसद हैं तो उन सांसदों को क्या बोलना है, किस विषय पे बोलना है, किस सवाल का जवाब पाना है, कौन सा सवाल उठाना है, भारत का क्या इसके लिए एक तरीका है। यही भारत सरकार चलेगी जो संविधान में लिखी गई है। लीडर ऑफ अपोजिशन अपनी मर्जी से राहुल गांधी कहीं भी कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। वो संसद है, बोलने के लिए उनके पास मुंह है। नेशनल हेराल्ड के नाम से पत्रिका पत्र छापते हैं, उसमें जो चाहे वो बोले। आप जैसे लोगों को रख रखा है जो चाहे बोले आके, लेकिन संसद में वही विषय उठाया जाएगा, वही बताया जाएगा, वही बोला जाएगा जिसके लिए आपको अनुमति मिलेगी। बगैर अनुमति के आप अपने घर में कुछ भी कहिए जाके। संसद देश की है, देश संविधान से चलता है, एलओपी के और कांग्रेस के इशारे पे नहीं चलता। पहली बात तो जिस विषय पे बात होना चाहिए उस विषय पे बात ही नहीं कर रहे हो और लगातार बोल रहे हो। अब मेरा जवाब सुन लो तो बात कर ले, मुझे बोलने से जवाब नहीं मिल जाएगा। ठीक है,
रवि प्रताप सिंह, पहले तो गौरव बात उपाध्याय समझ जी से लीजिए। जवाब ले लेते हैं। नहीं, पहले गौरव मेरी उपाध्याय बात जी, नहीं, मुझे हाँ, जवाब ही क्या नहीं देने भेदभाव दिया किया जा जा रहा। रहा है क्या विपक्ष के साथ में? देखिए, पहली बात तो जो विपक्ष है, विपक्ष में अभी सामने से आके किरण रिजिजू जी जो संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने आके साफ कहा कि राहुल गांधी जी सदन के कक्ष में, मतलब स्पीकर के कक्ष में आए थे, मैम बैठी थी, मैम से उन्होंने बोला कि भाई ये बजट सत्र शुरू होने से पहले मैं इन विषयों पे अपनी बात रखना चाहता हूं, जिसपे मौखिक तौर पे, क्योंकि अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी वो नहीं थी, जब वो गई तो संध्या राय जी पीठासीन अधिकारी थी, जिनसे, और उन्होंने साफ बोला कि कोई कमिटमेंट नहीं दिया गया कि आपको बोलने दिया जाएगा। उन्होंने आपकी बात सुनी और उन्होंने साफ साफ कहा, पहले तो मेरा जवाब सुन लो और अपने धर्म का निर्वाह करें, पहले अपना धर्म, भैया पहले अपनी मेरी बात तो सुन लो, सारी बात अपनी लगातार बोलोगे तो सुन कब पाओगे? भगवान ने बोलने के लिए मुंह एक दिया, कान दो दिए, जरा सुनना ज्यादा सीखो। लगातार बोलने से जैसे देश को गुमराह कर रहे हो इस संसद में बैठ के, यहाँ पर भी बैठ के देश को गुमराह कर रहे हो। अब पहले बात समझ लो, रवि प्रताप सिंह ऐसे जवाब नहीं, फिर मैं भी बोलने नहीं दूंगा, मैं भी बोलने नहीं दूंगा, ध्यान रखना, कुछ नहीं सुन पाओगे फिर। मैं तो बोल नहीं रहा था। नहीं, क्यों नहीं, मैं एक बार तुम्हारे बीच में नहीं बोला, जब मुझे बोलने का मौका है तो तुम क्यों बोल रहे हो? पहले बात सुनो, मर्यादा को कायम रखिए मेरे भाई। मर्यादा तुम्हारे जैसे लोगों में नहीं है। मैं जब आप बोल रहे तो मैं चुप हूं, सुन रहा हूं बात को, और जवाब लिखने के लिए, सुनने के लिए दो कान है। अब मेरी बात सुनिए। ठीक है रवि प्रताप सिंह जी, तुम कहेंगे मैं ठीक है, आपसे बीच में नीचे नहीं इंटरप्ट मत आऊंगा। करिए। गौरव जी को बात कंप्लीट करने दीजिए, मौका दूंगी आपको मैं। देखिए, पहली बात तो विषय जो आज चर्चा का है वो ये है कि लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए इम्पीचमेंट, मतलब अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। पहले तो समझ लेते हैं, देश को भी एक, हम लोग की मीडिया की और हम लोग की एक जिम्मेदारी है कि देश को बताया जाए कि हमने पिछले कई वर्षों में सरकार के लिए कार्यकाल में देखा है कि कभी हम लोग महाभियोग ले आते हैं सरकार के खिलाफ, कभी ले आते हैं लोकसभा स्पीकर के खिलाफ। तो देश को जानकारी होनी चाहिए कि जो दोनों में है उसमें डिफरेंसेस क्या हैं। पहली बात तो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 94C के तहत अनुच्छेद के लिए हमने, जैसे कि आपने बताया, एक प्रक्रिया दी गई जिसमें 14 दिन का नोटिस होना चाहिए पहला, और कम से कम 50 सांसदों का समर्थन होना चाहिए। अब चूंकि आपने कहा कि अभी इस जो हमारा जो बजट सेशन है वो खत्म हो रहा है, तो ये कब लेकर आएंगे, तो जाहिर सी बात है जब नेक्स्ट बजट सेशन आएगा अभी सेकेंड पार्ट में, तब ये ला सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात जो देश को जाननी चाहिए कि ये सरकार के खिलाफ और इसमें लाने में प्रक्रिया का जो मतदान का तरीका है वो ये है कि सदन में इसके ऊपर चर्चा होगी, उस चर्चा में जो जिसके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लेके आ रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव के समय अध्यक्षता नहीं कर सकेंगे ओम प्रकाश बिरला जी। उसकी कार्रवाई में या तो डिप्टी स्पीकर उस समय चेयर पे होंगे या राष्ट्रपति के द्वारा नामित कोई भी सदस्य होगा। उसके अलावा जो मतदान है वो टेक्निकल पॉइंट ये है कि उसमें सदन की जो संख्या इस समय कुल है 543। तो अगर अविश्वास प्रस्ताव को पारित कराना है, आप लेकर तो आ सकते हैं, लेकिन अगर पारित कराना है तो उसके लिए मिनिमम 272 सांसद की एक व्याख्या दी गई कि इतना आपके पास होना चाहिए। 543 है, इसमें कोई अगर मतदान नहीं कर रहा है या मौजूद नहीं, उससे उसका कोई फर्क नहीं। जितनी सदन की नामित संख्या जो इस समय 543 है, ठीक है गौरव उपाध्याय जी, जहां तक मेरी जानकारी है, प्रेजेंट मेंबर्स जो होते हैं उनके मुताबिक 50% +1 ये होता है, उसके जरिए आप सिंपल मेजोरिटी के साथ अविश्वास प्रस्ताव पारित करा सकते हैं लोकसभा। यही टेक्निकल पॉइंट, यही तो मैं देश को बताना चाह रहा हूं कि देखिए, लेकिन अभी मुद्दा ये नहीं है गौरव उपाध्याय जी, ये मैम इस बात को कंप्लीट कर लेने दीजिए। देश अभी ये जानना चाह रहा है, लोग अभी ये जानना चाह रहे हैं कि उनका जो टैक्स का पैसा है वो बर्बाद कैसे किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, क्यों हंगामे की भेंट जो है वो चढ़ता नजर आ रहा है। बजट सत्र भी, इससे पहले मानसून सत्र में भी कुछ कामकाज नहीं हो पाया था। देखिए, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस किस तरीके से देश के संसाधनों को बर्बाद कर रही है। जिस बात को मैंने कंप्लीट करना चाहता हूँ कि इस देश को जानना चाहिए कि आज तक स्पीकर, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, मतदान की वजह से आज तक भारत के इतिहास में कोई भी स्पीकर अपने पद से नहीं हटाया गया, जबकि 30 से ज्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाए जा चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ 1996 और 1998 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, और दोनों बार इकलौता वही प्रधानमंत्री जिनकी सरकार गिरी थी। पहली बार मोरारजी देसाई की सरकार गिर चुकी थी। तो ये देश को जानना चाहिए कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ देश के संसाधनों को बर्बाद करने के लिए, समय बर्बाद करने के लिए ऐसे मतलब आपका कह सकते हैं कि प्रस्ताव ला रही जिससे सदन की कार्रवाई स्थगित हो, चर्चा ना हो सके। यानी कांग्रेस नहीं चाह रही है कि चर्चा, वो ड्रामा नहीं चाह रही है। देश को जानना बहुत जरूरी है। जवाब लूंगी मैं रवि प्रताप सिंह जी का, लेकिन शरद शरण सिंह जी, आपका रिएक्शन सबसे पहले तो इस पर कि क्या आप भी उन दलों में शामिल हैं जो अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में हैं ओम बिरला के खिलाफ? अदिति जी, मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन है। लोकसभा में विधूड़ी जी आकर के मुसलमानों को बहुत ही
गंदी गालियां दे सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि बाहर मिलना बताएंगे और स्पीकर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। मेरी आपसे विनम्र निवेदन है, कम से कम आप अपनी चर्चा में इस चीज का ध्यान रखेंगी कि कोई भी व्यक्ति यहां तू तड़ाक करके बात ना करे। कम से कम हम लोग इस पटल पे गरिमा रख के बात करें, किसी का नाम लेते हैं तो जी लगाएं और तुम जैसे शब्द से बचें, और हम अपने बच्चों से भी आप करके बात करते हैं तो कम से कम दूसरे दल के किसी प्रवक्ता के साथ तू तड़ाक नहीं करें। बेहद आवश्यक है। जी शरद जी, जी बहुत बहुत आभार आपका। दूसरी बात अदिति जी, जब निशिकांत दुबे जैसे एक झोला भर के किताबें लेके आते हैं संसद में और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री को अय्याश जैसे शब्दों से नवाजते हैं, तो स्पीकर जी के कान में तेल पड़ा हुआ था क्या? जब राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं तो किरण रिजिजू उनको राहुल जी करके लोकसभा में बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी, पूजनीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, तो राहुल गांधी के लिए माननीय नेता प्रतिपक्ष जैसे शब्दों का इस्तेमाल संसदीय कार्य मंत्री क्यों नहीं कर रहे? यह स्वयं में दर्शाता है कि स्पीकर भी उनको नेता प्रतिपक्ष ना मानते हैं, ना संसदीय कार्य मंत्री मानते हैं, ना प्रधानमंत्री मानते हैं और ना भाजपाई मानते हैं। क्योंकि अगर वो मानते ही होते तो नेहरू जी पे और इंदिरा गांधी जी पे जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल की है, हमारे गांव गली में अगर कोई करता तो हम लोग पुलिस बुला लेते और पुलिस उसको उठा के ले जाती। लेकिन पार्लियामेंट में तो पुलिस जाके उनको उठा के ले नहीं जा सकती थी, लेकिन स्पीकर उनको बोलने से रोक सकते थे। तो जो प्रधानमंत्रियों को अय्याश बोल रहे थे उनको तो बोलने दिया, और जब नेता प्रतिपक्ष बोलना चाहते थे तो उनको बोला कि विषय तक सीमित रहिए। अब आप एक बात बताइए, अगर देश से संबंधित कोई मसला है तो ये राजतंत्र तो है नहीं कि राजा साहब का दरबार सजा है। ये तो लोकतंत्र का मंदिर है पार्लियामेंट, और संसद जनता की 142 करोड़ की जनता की। आपकी कोई खैरात का दरबार नहीं है, आप यहाँ के राजा नहीं है, यहाँ कोई सोने का सिंहासन नहीं है, यहाँ कोई सोने का मुकुट नहीं है। आप सब सेवक हैं देश सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को उठाना, उस पर चर्चा किया जाना बेहद आवश्यक हो जाता है। शरण सिंह, बहुत अच्छी सवाल किया आपने अदिति जी। जब देश के प्रधानमंत्री को अय्याश बोलते हैं तब आपको देश की गरिमा का ख्याल नहीं आता है। गरिमा और सुरक्षा में कितना फर्क है। दूसरी बात, जब वो निशिकांत जी जिन किताबों का उद्धरण कर रहे थे वो इसी देश में छपी है ना, इसी देश की सरकारों ने अनुमति दी है ना, इसी देश में बिकती है ना, उन्होंने भी बाजार से खरीदी होंगी ना। तो जो देश का सेना अध्यक्ष था, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहा हो, उसकी बात पे भरोसा नहीं है। जो सेना का नायक रहा हो, अब उसी की किताब से देश की सुरक्षा को खतरा तैयार हो गया। जिस चीफ के थ्रू आपने अग्निवीर योजना लागू कराई, अचानक वो देश का गद्दार हो गया, तो जेल भेज दीजिए। आपको एक सेना अध्यक्ष की किताब छापने के लिए 2 साल का समय लगा और आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि छापे या ना छापे। शरण सिंह जी, तो और देश बड़ी का बात मजाक बन रहा है क्या? कि अगर उस किताब में उन्होंने कुछ गलत लिखा है, कुछ ऐसा लिखा है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है, तो भाई उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी, वो भी नहीं हो रही है। अदिति जी बुरा मत मानिएगा, मैं बीच में बोल रहा हूं आपके। कृपया मुझे अपनी बातें, अपनी बिंदुओं को समाप्त करने की अगर आप अनुमति देंगे तो आपकी कृपा होगी। ठीक है, बात रखिए। देखिए अदिति जी, एक बात और समझ लीजिए, कम से कम यहां पर वो लोग ज्ञान ना बांटें जिनकी डिग्री तक का पता नहीं है, जिनकी शिक्षा के स्तर तक का पता नहीं है। और ये बात मैं ये कह रहा हूं कि जो संविधान पे हमें प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चला रहे हैं, उनसे पूछिए। उपराष्ट्रपति जी शाम को 5 बजे तक अपने दफ्तर में काम कर रहे थे, और जैसे आपने कहा कि खबर पता चल रही है कि अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है, राष्ट्रपति जी का तो खबर ही तब पता चली जब उनकी चिट्ठी पहुंच गई राष्ट्रपति के पास। मीडिया को उसके पहले तो कुछ पता ही नहीं था। कम से कम इंडिया गठबंधन के नेता खुले तौर पे मीडिया के सामने संबोधन कर रहे हैं कि अगर नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया तो हम अविश्वास प्रस्ताव लाएं। भारतीय जनता पार्टी ने तो एक उपराष्ट्रपति को घर में भेज दिया
और एक मेडिकल बुलेटिन तक जारी नहीं किया गया। उनके हॉस्पिटलाइजेशन का कोई ब्यौरा देश के पास नहीं है और आज तक राष्ट्रपूर्ण उपराष्ट्रपति को देश ने सुना तक नहीं लाने है। की धमकी तो जरूर दी जा रही है, लेकिन क्या बहुमत है? क्षमा चाहूंगा, हम धमकी नहीं दे रहे। और एक बात के लिए और भी क्षमा चाहूंगा, अगर बहुमत की बात होती तो अंग्रेजों ने इस देश पे 300 साल राज किया है। हमारे और आपके पुरखों ने अगर इसी तरह से सोचा होता तो आज भी देश में अंग्रेज होते, लेकिन हमारे पुरखों ने अपनी जान दी है, अंग्रेजों से लड़े हैं कि ये 3 शताब्दियों से अंग्रेजी ब्रिटानिया सल्तनत जो चल रही है उसे उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन वो कैसे समझेंगे अदिति जी, जिन्होंने गोडसे जैसे कायर को और माफी वीर जैसे देश के गद्दार को अपना महानायक बना रखा हो। हिंदुओं पे गोली चलवाने वाला मुलायम सिंह यादव हिंदुओं का हत्यारा था। निहत्तेकार सेवकों पे गोली चलाने वाला मुलायम सिंह यादव हत्यारा था। कमजोर वो है जो सैनिक स्कूल से भाग गया, सैनिक स्कूल से भाग गया, विदेश में सम्मान वहां से बता रहे हो सरकार के पुरखे नजर आते हैं गोडसे और माफी वीर में। इन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया है कि माफी वीर को पूछते हैं, वरना अपने पुरखों की कायराना हरकत पे इतना द्रवित और इतना गुंडर और इतना आक्रोशित महसूस नहीं करते। यही इनकी असली पहचान है अदिति जी। आपका बहुत बहुत आभार कि आपके पैनल में कायरों और गद्दारों की वर्तमान पीढ़ियों को हम देश के सामने खड़ा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद अदिति जी। गौरव उपाध्याय जी, क्या आप गोडसे के समर्थक हैं? गोडसे ने जो किया वो सही था, ये आप मानते हैं? गोडसे ने जो किया उसने पूरा उसका ट्रायल हुआ, उसके बाद उनको फांसी हुई। उनके वजह से ब्राह्मणों की हत्या करी गई इस कांग्रेस सरकार में। महाराष्ट्र के निरीह ब्राह्मणों की हत्या करी गई। 1984 में इंदिरा गांधी मारी गई, उसके लिए सिखों को जला दिया गया। ये इस देश का इतिहास है, इस देश को नहीं भूलना चाहिए। आप वीर सावरकर को कायर कह रहे हैं, अरे वही वीर सावरकर थे जिन्होंने काला पानी की सजा पाई। और नेहरू गांधी कहां थे? नेहरू गांधी को अखबार पढ़ने को मिलते थे, सावरकरी खेलने को मिलती थी, सेवक मिलते थे। सावरकर को किसने कायर कहा? यहाँ पर सावरकर को इन्होंने कायर कहा कि वीर सावरकर कायर है। अभी वीर सावरकर का जिक्र तो हुआ ही नहीं गौरव उपाध्याय जी। नहीं, ये जिस व्यक्ति की बता रहे हैं कि बगैर डिग्री का व्यक्ति है, भगौड़ा है। मुलायम सिंह यादव के पास कौन सी डिग्री थी जो देश चला रहे थे, प्रदेश चला रहे थे? मुझे बस 20 सेकंड दीजिएगा। आप चले गए थे। तो डिग्री की बात करने वाले अनपढ़ होते हैं, निहत्ते जाहिलों पे। प्रताप सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बोलिए। अदिति जी मुझे 20 सेकंड दीजिएगा प्लीज। ठीक है। देखिए अदिति जी, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी अपने नेता की ही तरह की शिक्षा लेके आए हैं। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा, श्रद्धेय नेताजी को देश का दूसरे नंबर का सम्मान भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार ने ही दिया है। तो ये पहले ये तय कर ले कि ये मोदी जी के और उनकी सरकार की योजनाओं के साथ, नियमों के साथ, पॉलिसीज के साथ खड़े होते हैं या नहीं होते। ठीक है शरद चरण सिंह, जहां तक बात सावरकर की रही, मैंने अभी मुद्दा ये नहीं है कि कौन नेता कितना बड़ा है, कितना बड़ा करिश्माई नेता है कौन, इस पे कंपटीशन मत करिए। इस बात का जवाब दीजिए कि ये जो करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं सदन की एक दिन की कार्यवाही में, उसकी जिम्मेदारी किसकी तय होगी? जनता से जुड़े मुद्दे क्यों नहीं उठाते हैं आप लोग सदन में? डेली हंगामा होता है, बिजनेस ठप हो जाता है, फिर बजट सत्र भी अभी 4 ही दिन बाकी हैं बजट सत्र की कार्यवाही। अदिति जी, हाँ। अदिति जी बहुत सही सवाल है आपका। अरे तो सुन तो लीजिए जवाब सुन लीजिए। इस देश का जो विपक्ष है, उस विपक्ष ने राहुल गांधी को अपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना लिया है। तो उस विपक्ष के नेता को समझना चाहिए कि देश आजाद हो गया है। सत्ता हस्तांतरण करते समय नेहरू को सत्ता नहीं सौंपी गई थी। इस देश को चलाने के लिए लोकतंत्र की प्रक्रिया का पालन करने के लिए कहा गया था। लेकिन आज की तारीख में राहुल गांधी को अगर बोलने नहीं दिया जाता है, वो भी किसी खास विषय पे, उसको सिर्फ इस विषय पे नहीं बोलने दिया गया कि आप सवाल ये भी है गौरव उपाध्याय जी, सवाल ये भी है नहीं, आज राहुल गांधी अनपब्लिश्ड बुक का जिक्र नहीं कर रहे थे, आज उनको दूसरे मुद्दे रखने थे, लेकिन उनका यही बयान सामने आया कि मुझे फिर से बोलने नहीं दिया जा रहा है, जबकि पहले मुझसे कमिटमेंट किया गया है, मुझे कमिटमेंट दिया गया है कि आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। आप किसी भी चीज के लिए, जैसे सदन में अगर चेयरपर्सन का अगर केबिन है, उसमें हर सांसद जाने के लिए स्वतंत्र है। वो गया, उन्होंने बात करी, जिसमें उन्होंने ये जो आप देख रहे हैं उसमें उन्होंने साफ साफ कहा किरण रिजिजू ने कि वो भी उस समय वहां पे थे मौजूद जब राहुल गांधी जी आए। उन्होंने विषय रखने की अनुमति मांगी कि मैं ये विषय रखना चाहता हूं। ये पिछली तारीख की बात है, आज का वीडियो नहीं है वो, ना ही आज के बारे में उन्होंने बताया था। उन्होंने बोला
कि मुझे बात नहीं रखने दी जा रही है। किस विषय पे नहीं रखने दी जा रही है? अनपब्लिश्ड बुक के एक पर्टिकुलर चैप्टर की। आप समझिए इस बात को कि अभी रवि प्रताप सिंह ने भी कहा कि वो बुक पब्लिक डोमेन में नहीं है, सॉफ्ट कॉपी दी जाती है पढ़ने के लोगों को कि क्या आपको इसमें विषय में कुछ ठीक है। रवि प्रताप सिंह जी, रवि प्रताप सिंह जी, प्रक्रिया है। क्या नियमों को बाईपास करके राहुल गांधी बोलना चाह रहे हैं? इस वजह से ये तकरार छिड़ी हुई है। अदिति जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मुझे 2 मिनट जरूर दीजिएगा। स्पीकर ओम बिरला कह रहे थे कि भाई प्रश्नकाल में आप बात मत रखिए, प्रश्नकाल के बाद बात रखिएगा, लेकिन राहुल गांधी लगातार अड़े हुए थे बात रखने पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, हाँ ठीक है अदिति जी, कि प्रधानमंत्री जी जो बोलते रहे, करीब 55 मिनट का उनका जो भाषण था, उसमें 22 मिनट वो बोलते रहे केवल कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी। ये राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहां उल्लिखित था, मुझे बताइए। लेकिन आपकी पार्टी के सांसद तो सदन से वॉकआउट कर गए थे जब आप क्या प्रधानमंत्री बात कर रही हैं? सदन से पहले आप लोग कह रहे थे कि भाई हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब चाहिए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देते हैं तो आप लोग वॉकआउट कर जाते हैं। ये क्या तरीका है? क्या चर्चा नहीं चाहते हैं क्या? अदिति जी, बीच में थोड़ी टीका टिप्पणी कम करिए। प्रधानमंत्री जी लोकसभा के नेता हैं, राज्यसभा के नेता नहीं हैं। और आपको ये याद होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा में बोलता है तो लोकसभा का नाम ले लेता है, अदर हाउस कहता है। प्रधानमंत्री जी की नैतिक जिम्मेदारी थी कि वो लोकसभा में आकर के संसद को संबोधित करते, लेकिन आजाद भारत के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री जी नहीं आए। चलिए, जो कहा गया, रवि प्रताप सिंह जी, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार यह भी हुआ कि खुद स्पीकर को यह कहना पड़ा कि प्रधानमंत्री को खतरा था। अप्रत्याशित रूप से कांग्रेस के सांसद कुछ प्लान कर रहे थे, विपक्ष के सांसद, ये कहना पड़ा स्पीकर को। ये भी शायद भारत के इतिहास में पहली बार ही हुआ था। उनके पास इतना अगर पुख्ता जवाब है तो तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो भी लोग उसमें शामिल है वो जेल में होने चाहिए। जवाब दे दीजिए इस बात का। प्रधानमंत्री के ऊपर खतरा है, मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया? इतनी बड़ी बात कह दी स्पीकर ओम बिरला ने कि भाई खतरा था प्रधानमंत्री को, इसलिए मैंने उनको आने से रोक दिया। क्या सदन में प्रधानमंत्री सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं? और अगर नहीं सुरक्षित है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई जो लोग ऐसा प्लान कर रहे थे उनके खिलाफ? भारत में या कहीं पर भी कोई भी एजेंसी अगर किसी तरह का इनपुट देती है प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर, उस इनपुट्स पे कार्यवाही होती है, काम किया जाता है, चीजों को ना होने से रोका जाता है, चीजों को एस्केलेट नहीं किया जाता। ये पहला नियम है। हर चीज का एक्शन का अगर आप रिएक्शन करते रहेंगे तो देश का पूरा समय सिर्फ इसी में चला जाएगा। सुरक्षा तो यानी इनपुट्स मिले थे कि प्रधानमंत्री के ऊपर अप्रत्याशित तौर पे हमला हो सकता है, कांग्रेस के सांसद कर सकते हैं। कॉन्स्पिरेसी है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, एफआईआर नहीं किया गया। और आप कह रहे हैं कि उसको टाल दिया गया। देखिए, हमने मुसीबत टाल दी तो इसके बाद कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है, ऐसा होता है क्या? पहली बात तो क्या होता है कि जो कोई घटना घटित होती है तो जिम्मेदारों पे कार्रवाई होती है। पहली बात, चाहे घटना छोटी हो बड़ी हो कैसी भी हो, मान लीजिए ऑफिस के स्टाफ से कोई गलती हुई तो उसके लिए अलग कार्रवाई है। कहीं पर भी कोई घटना का क्राइम होता तो उसके लिए अलग कार्रवाई। तो उसमें जब तक आपको पता है कि भाई कुछ सांसद आएंगे और इस तरह की घटना कर सकते हैं, जैसे कि हम सभी ने देखा कि चेयर के आसपास सांसद आए, प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसी प्लानिंग की जा रही है, कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, आप कह रहे हैं, और हम कार्रवाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उसको होने से पहले रोक दिया। ये हमारी कार्यवाही थी। त्वरित नहीं होती। पहली बात तो हर प्रक्रिया का पालन होता है, जांच का विषय है, जांच होगी। जांच हो रही है क्या? बिल्कुल, हर चीज की जांच होती है। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री हो, सुरक्षा, मतलब कोई भी सांसद हो छोटा से छोटा, उसके पर अगर कुछ भी मतलब घटित होने वाला अगर होगा तो जाहिर सी बात उसकी कार्यवाही होगी, उसकी जांच होगी, प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। वो सांसद और सांसद के साथ साथ वो संसद का विषय है। देखते हैं कितने दिनों तक जांच चलती है, क्या नतीजा निकलता है। रवि प्रताप सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जी जवाब दे दीजिए। फंस सकते हैं क्या आपके पार्टी के सांसद जो प्लानिंग कर रहे थे? ये कहना चाहता हूँ कि ये बताइए कि आपने नेहरू के चरित्र का हनन किया। माउंटबेटन की पत्नी एडमिना केवल 1 साल नहीं थी भारत में। और मैं कहना चाहता हूं, बलराज मधोक की एक किताब है, मुखर्जी से लेकर के इंदिरा गांधी तक। उस किताब के 43 नंबर के पन्ने में जब आप देखेंगी तो वो कह रहे हैं कि वाजपेयी जी का जो आवास है, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूं कि किस रूप में परिणित हो चुका है। दूसरी बात,
आडवाणी जी की बहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कहा था मैं वो भी कहना नहीं चाहता हूं। तीसरी बात, एक गवर्नर साहिबा के पति ने पेपर में जो कहा था इसी प्रधानमंत्री जी को लक्ष्य करके, वो भी मैं नहीं कहना चाहता। इन तीनों चीजों पे भी बात हो जाती और आप प्रधानमंत्री के सिर्फ चरित्र का हनन कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री का नहीं कर रहे हैं, आप भारत के उस सृजक का कर रहे हैं जिसने कि इस भारत की नींव को खड़ी की। आप किए तो कुछ नहीं, आपने जो दिल किया कहते रहेंगे। अरे आप बेहतर होता कि ट्रेड डील पे बता देते, बेहतर होता कि ये बता देते कि नरवणे जी झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, बेहतर होता कि ये बता देते कि अमेरिका $500 मिलियन का हमारे पास व्यापार क्यों कहेगा। अगर कोई भी चीज जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है भाजपा के विरुद्ध सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का वही विषय रखने का। अभी आप यूएस ट्रेड डील की बात कर रहे हैं $500 बिलियन की, तो $500 बिलियन इतना बड़ा अमाउंट नहीं है 5 साल के अंदर, पहली बात। दूसरा, उसी ट्रेड डील की बात मैं कहता चाहूंगा, उसी ट्रेड डील में यूएस ने आज घोषणा करी है आज की तारीख में कि 25% टैरिफ जो उसने लगाया था रशिया के क्रूड लेने पर वो उसको रिफंड करेगी। आज तक भारत के इतिहास में ऐसा कौन सा देश है जिसने लगाया हुआ टैक्स हटाया तो है लेकिन रिफंड भी किया। भारत के जो एक्सपोर्टर थे उनको 40,000 करोड़ रुपए वापस मिलने वाले हैं 27 अगस्त 2025 से 6 फरवरी 2026 तक। गौरव उपाध्याय जी, बात यहाँ पर केवल टैरिफ की नहीं है, केवल टैरिफ की बात नहीं है गौरव उपाध्याय जी। लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्लैरिटी कब मिलेगी कि कहीं अमेरिका से वो गाय उनका दूध तो भारत नहीं आएगा ना, जिनको खून और मांस खिलाया जाता है ताकि ज्यादा दूध दे, इस पर क्लैरिटी कब मिलेगी? पहली बात तो रवि प्रताप सिंह की सुन लीजिए, ढिंडोरा पीट रहे हो, पहले बताओ तो कि भारत इकलौता ऐसा देश है, मोदी जी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसके कहने पे 25% टैरिफ हटाया नहीं गया है, वापस लेकर दिया जा रहा है। 40,000 करोड़ रुपए वापस दिए जाएंगे। चीखने से कुछ नहीं होगा। अदिति जी समय 40 का तो फैक्ट बता रहा हूँ मैं, दैनिक भास्कर में छपी खबर बता रहा हूँ। फैक्ट यही है, 40,000 करोड़ रुपए देश में वापस लेके आ रहे मोदी जी। क्या कांग्रेस लेकर आएगी? वाणिज्य मंत्री को, विदेश मंत्री और वाणिज्य मंत्री दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर क्यों तेल की बात 6 गुना लगा दिया फोड़ रहे हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। 19 या 20 कई देशों गौरव उपाध्याय जी, और जो ये क्लैरिटी नहीं, ये क्लैरिटी कब मिलेगी गौरव उपाध्याय जी कि कहीं अमेरिका से वो दूध तो भारत नहीं आएगा ना, उन गायों का दूध जिन्हें खून पिलाया जाता है, जो मांस खिलाया जाता है। ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया जाता है तो उसमें हर एक चीज की पॉइंट वाइज व्याख्या दी जाती है। इंटरिम एग्रीमेंट है, इंटरिम एग्रीमेंट है, अंतरिम एग्रीमेंट की बात सामने आई है। 5 साल में माल बेचेगा हमको $500 बिलियन इतनी। अब भाई आपको लग रहा है देश आजादी के समय से चल रहा है क्या? देश बहुत विशाल हो चुका है। $500 बिलियन 5 साल में लेना है, जिसमें एनर्जी भी अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी शामिल है, खाली एक्सपोर्ट नहीं। ठीक है, अमेरिका के जो बिलियंस ऑफ डॉलर में हमारा हिस्सा है एक्सपोर्ट का 3.5% है। में चले जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? कुछ पढ़ के आया करिए। अरे पढ़ के आया हूं मैं। 40,000 करोड़ रुपए देश में वापस लेके आ रहा है भारत। कैसे लेके आ रहा है? किसी देश पे इंपोर्ट जो टैक्सेस वसूल लिए हैं, भारत इकलौता देश है पूरे विश्व में जिसको यूएस पैसे वापस कर रहा है। 25% पेनल्टी लगाई थी 27 अगस्त 2025 से 6 फरवरी 2026 की। दैनिक भास्कर की 3 घंटे पहले की रिपोर्ट है, पढ़ के तुम आया करो, करना बंद करो, पढ़ के आया करो। 40,000 करोड़ रुपए वापस लेके आ रही मोदी सरकार। आज तक के इतिहास में कभी हुआ है क्या ऐसा? बताओ कांग्रेस ने आज तक मक्के को हमने हमारे एक्सपोर्टर ने वहां पर टैक्सेस भर दिए, चिल्ला के बोलने से ये साबित नहीं हो जाएगा गौरव उपाध्याय जी कि ऑल इज वेल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं, ये चिल्लाने से जो है किसी की रिपोर्ट पेश करने से अन्य सरकारी रिपोर्ट ना हो। लगातार मेरी बातों का कैसी बात कर रहे हैं गौरव उपाध्याय जी? सदन में विपक्ष कह रहा है कि हमें नहीं बोलने दिया जा रहा है, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि हमें बात नहीं करने दी जा रही है। मेरी बात को जब रखने के लिए समय देना चाहिए। मैं जब बोलने का जवाब देता हूँ तो गौरव उपाध्याय जी बहुत मौका दे दिया। शरद सिंह जी बात रखिए अपनी। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी आपका। देखिए, सवाल पूछने से पहले ये समझ लीजिए कि जिनसे आप सवाल करती हैं उनका पृष्ठभूमि क्या है। उत्तर प्रदेश में जितने भी बूचड़ खाने चल रहे हैं उसमें से 90% के मालिक हिंदू हैं, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, उनको पैसे से और वोट से मदद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की हैसियत नहीं है उन बूचड़ खानों को बंद कराने की। मैं खुली चुनौती देता हूं।
लेकिन कानपुर के बूचड़ खाने बंद हो गए, गंगा साफ कर दी, इन्होंने कैसे कर रहे हो? हैसियत की बात कर रहे हो, हैसियत की बात कर रहे हो? अरे हिंदुओं के हत्यारे, हिंदुओं के हत्यारा पार्टी वो देश को तोड़ने का काम कर रही है, हिंदू समाज में चीनी बनाने का काम कर रही है, वो बता रही है कि हैसियत नहीं है। अरे हमने गंगा निर्मल करके दिखा दी, जिस इनकी हैसियत बता देता हूं अभी, दूषित जल जी, बोलने का समय में मांस का पानी डाल डाल के उस पूरी गंगा को गायब कर दिया था, उस कानपुर की गंगा को निर्मल कर दिया। आज वो गंगा में लोग पानी पी रहे हैं। शरण सिंह पहले अपने बैग जांचिए, हैसियत की बात मत करिएगा, ये तरीका नहीं होता है गौरव उपाध्याय जी, हैसियत की बात मत करिएगा, भारतीय जनता पार्टी की। मत करिए गौरव जी। ले लो, देखिए अदिति जी, शरद जी बात रखिए। अमेरिका में जो जानवर हैं, जब उनका मांस काटा जाता है तो जो लिवर, किडनी है और हार्ट जैसे, आंतों जैसे ऑर्गन होते हैं, वो उन्हीं गायों को काट के खिलाया जाता है हाई प्रोटीन डाइट के तौर पे, ताकि दुग्ध का उत्पादन बढ़े। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी से ये जानना चाहता हूं कि क्या ये कसम खा के प्रतिज्ञा लेंगे आपके पटल पर कि वो मांस खाई हुई गायों का दूध हिंदुस्तान में आके सनातन धर्म को अनातन नहीं बनाएंगे? इसकी ये कसम खाएंगे आपके चैनल पे? नहीं खा पाएंगे, क्योंकि ये ब्राह्मण होकर के मन में मंशा ले रहा हो और सवाल करते रहो। में बैठक नहीं होने देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और ये बड़ा बड़ा की दिया गया हैसियत नहीं है दूध कि शामिल अपने नहीं है, मुख्यमंत्री डेयरी के प्रोडक्ट खिलाफ इंपोर्ट नहीं हो रहे हैं। कि अब ब्राह्मण सोयाबीन ऑयल अगर बैठक इंपोर्ट होगा करेंगे, तो वो भी जिसकी डेयरी प्रोडक्ट हिम्मत में आएगा ना, होगी। क्योंकि वो दूध की संज्ञा है। मैं तो खुली चुनौती उसको अगर देता हूं इंपोर्ट करे तो कि बता ये दो कि वो अपने गाय घर पे का है। भारतीय जनता पार्टी के हर ब्राह्मण देश विधायकों को को बुलाएं भटकाना, और उनको लटकाना, चोखा गुमराह बाटी करने का खिलाएं। काम ये विपक्ष 24 करता घंटे में है और भारतीय करता जनता पार्टी रहेगा। को पार्टी से बाहर सही निकाल मुद्दों के पे फेंक बात दें। ही नहीं कर रहा है। और इस नहीं तो देश ये में आज डेयरी, प्रतिज्ञा लें कैटल कि ये भारतीय फार्मिंग, जनता पार्टी ये के ब्राह्मण बड़े विधायकों उद्योग को और ये अपने घर हर बुला के सरकार, चोखा बाटी भाजपा की रही है, खिलाएंगे कांग्रेस और की रही है, अमेरिका कोई से सरकार मांस आएगी, खिला के गायों उसके से बाद पैदा चीनी हुआ प्रोडक्ट हम दूध बचाते हैं, सनातन पोल्ट्री, धर्म को खराब डेयरी करने और के लिए किसान हिंदुस्तान की गौरव धरती पे उपाध्याय नहीं जी, आप उतरने कह रहे देंगे। हैं कि बस ये विपक्ष दो प्रतिज्ञाएं मुद्दों लेके से बता ध्यान दें। भटका रहा बहुत है। बहुत धन्यवाद। जब मुद्दों पर पहले- बातचीत नहीं करना चाह रहा है, लेकिन क्या ऐसा भी है कि विपक्ष को बात रखने ही नहीं दिया जा रहा है? लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि हम कुछ भी प्रश्न उठाते हैं, हम कुछ भी बोलना चाहते हैं तो हमें रोक दिया जाता है, टोक दिया जाता है। क्या ज्वाइंट स्टेटमेंट में डेयरी का कहीं जिक्र है? एनर्जी हम रशिया से नहीं लेंगे इसका जिक्र है? देश को सिर्फ गुमराह करने का काम ये विपक्ष कर रहा है। सवाल वो उठा रहा है कि हमारे यहाँ पे गाय वो मांस खा रही है और मांस खा के चली आ रही। अरे भैया, क्या आपने ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहीं देखा, कहीं चीज है कस्टम से क्लियरेंस होती है, एक प्रक्रिया होती है, रवि प्रताप सिंह जी, जो कुछ चीज कहना चाह प्रक्रिया रहे का हैं? पालन नहीं बोलिए। करेगी उसे नहीं आने दिया जाएगा, पहली बात तो। लेकिन क्या है, देश में पहली बात तो वहां पे मेज एक क्रॉप होती है, जैसे हमारे यहाँ एथेनॉल बनता है। पहली बात समझिए स्टेटमेंट में क्या लिखा है, हम क्या लेने जा रहे हैं। एथेनॉल हम सबसे ज्यादा लेते हैं रशिया से, एलएनजी लेते हैं कतर से। अब करंट टाइम पर चूंकि यूएस कह रहा है, वो उसी मेज से कह रहा है कि आप एलएनजी हमसे इंपोर्ट करिए। इंपोर्ट पे आने जाने लाने की कॉस्ट एक बहुत बड़ा एक विषय है, उसी को वो सब्सिडाइज करेगा यूएस। और जब हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमारे स्टेटस, हमारे मतलब रेट को कॉम्पिटिटिव बनाएगी, तभी तो मार्केट में माल बिकेगा। ये समझना चाहिए विपक्ष को और देश को कि भाई जिस एनर्जी सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, रवि रशिया, प्रताप पहली सिंह बात जी, तो रशिया और विपक्ष यूएस समझने को तैयार नहीं है क्या? रशिया- सरकार विकसित भारत का सपना देख रही है, 47 वाले भारत का सपना देख रही है, विपक्ष अड़ंगा लड़ा रहा है क्या? 2047 भारत एक विकसित राष्ट्र जवाब ले होगा, ये लेते हैं। मोदी जी का ठीक सपना है। है। और मुझे बोलने दीजिए पहले हाँ। तो एनर्जी सिक्योरिटी की जैसे बात है, वेनेजुएला का जिक्र है। वेनेजुएला कोई पहली बार भारत नहीं ले रहा, वेनेजुएला से हमारे टैंकर रशिया मतलब हम लोग लगातार खरीद रहे थे, चाइना के साथ खरीद रहे थे, बल्कि चाइना ने एक अपना स्विफ्ट कोड होता है जिसके माध्यम से पैसा ट्रांसफर होता है, चाइना अपना डेवलप कर चुका, तो चाइना हमारे साथ ब्रिक्स नेशन का हिस्सा है, इसीलिए हम भी वेनेजुएला से तेल ले रहे थे, पहले से ले रहे थे। अब चूंकि यूएस ने वहां पे गवर्नमेंट को कैप्चर एक तरीके से कर लिया है और वो हमें उससे भी सब्सिडाइज रेट पे देगा, क्योंकि रशिया हमें $10 कम पे तेल देने को तैयार है। पर जब तक वेनेजुएला का तेल कैसा है ये आपको भी पता है? वेनेजुएला का तेल वो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल यहाँ पे आके रिफाइंड होता है रिफाइनरियों में। उस तेल से किसका तेल निकलेगा ये भी पहले आपको तो पता है, और कैसा वो तेल है ये भी भारत आपको की पता है। 142 करोड़ तेल जनता कैसा है। भी नहीं, रहेगा, पीठ मत थपथपाइए, यहाँ की गौरव रिफाइनरीज उपाध्याय है जी। रशिया की, जो यहाँ पे हमारी कंपनीज हैं, रिलायंस के नाम से है, नयारा के नाम से, रशिया और हमारा एक बेसिक गठबंधन है, उसके अंदर जो रिफाइनरीज हैं, आईओसी है, बीपीसीएल है, आईओसी है। आईओसी मतलब ये जो कंपनीज हैं, ये रिफाइनरीज हैं, इनका काम रिफाइन करना है। ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी ये वो एग्रीमेंट करती है
तेल की कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी नहीं, रिफाइन करेंगी कंपनीज, हमने कभी बढ़ने दी नहीं हमारे कार्यकाल में, लेकिन उसका इम्पैक्ट आम आदमी की जेब पर नहीं पड़ेगा, ये कहना चाह रहे हैं। आम आदमी की जेब पे हमने इतना काम किया है कि हमने हमारे पूरे अब उठा के कार्यकाल को देख लीजिए, ना तो हमने ट्रेन के फेयर के टिकट बढ़ाए, आज वो सुविधा हमने कहां से कहां दे दी, वंदे भारत जैसी ट्रेन, बुलेट ट्रेन हम चलाने जा रहे हैं, लेकिन हमने उस पर जनता पे भार नहीं दिया। वही लालू प्रसाद यादव थे, वही मनमोहन सिंह की सरकार थी, वही ममता बनर्जी रेल मंत्री थी, हर साल इस देश पे राजस्व बढ़ाने के लिए आपका दाम बढ़ा दिया जाता था, किराया भाड़ा बढ़ा दिया जाता था इस देश में। ठीक है उपाध्याय जी, इस देश को लालू यादव ने बेच खाया पूरी की पूरी रेल को। ये वो ये पार्टी मनमोहन सरकार जिसने इस देश के संसाधनों को बेच दिया। आप हमसे बात कर रहे हैं जी, बता रहे हैं भाई हमने तो किसी चीज का किराया ही नहीं बढ़ाया। हम लोग उपाध्याय जी बोलना बंद करें तो मैं बोलूं। जी बात रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अदिति जी। देखिए ऐसा है, मोदी जी 2014 में गुजरात मॉडल लेके आए और जोर जोर से चिल्लाए कि हम हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बिठाएंगे। मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, वंदे भारत की टिकट खरीदने की हैसियत गांव के गरीब की नहीं है। बिना रिजर्वेशन के जो सेकंड क्लास के डब्बे हैं ना, कम से कम ट्रेन में लगा दीजिए, ताकि हमारे यहाँ से जो मजदूरी करने सूरत और बंबई जाते हैं, आज उन्हीं मेरे भाइयों को बहनों को बैठाने के लिए मोदी सरकार में गद्देदार सीटें हैं और तुम लोग सिर्फ गद्देदार पैसे कहाँ हैं लोगों के पास? अरे इस सरकार ने उन डिब्बों को तो सही किया ही किया है, इतनी ज्यादा ट्रेनें बना दी हैं कि अब लोगों को आराम से रिजर्वेशन मिलता है। हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है कि वही गरीब गुर्गा किसान अदिति जी बंद कराइए, बिहार पर रहने वाला आदमी काम करता है तो एक व्यवस्था में बात करनी हम लोग की ये आपका सदन नहीं है, ये लोकसभा नहीं है, यहाँ पर इंटरप्ट मत करिए, यहाँ पर विपक्ष को बात रखने दीजिए। गलत बात रखेंगे तो मैं इसका जवाब दूंगा, मैं इसके लिए बात देखिए मत करिए अदिति जी। आप बोल रहे थे बेहद इत्मीनान के साथ लोग सुन रहे थे आपको। अब अदिति जी बात रखिए। आप रेलवे स्टेशन जाएंगी तो अधिकांश आदमी मैले कुचैले फटे कपड़े में, फटे झोले में, जमीन पे अपने परिवार के साथ बैठा मिलेगा। यही भीड़ रेलवे स्टेशन पे है। आपको लगता है कि वो वंदे भारत और बुलेट ट्रेन में चलेगी? उनके पास इतना पैसा होता है कि अनारक्षित बॉम्बे की और सूरत की टिकट ले तो अभी चल ही नहीं पा रही है। वो तो ये 15 साल से चला रहे हैं और कब चलेगी वो हमारे देश को जरूरत नहीं। हमेशा गरीब रखना चाहता है और गरीब देखना चाहता है। बिना ये व्यक्ति, ये विपक्ष, ये समाजवादी पार्टी समाजवाद की बात कम से कम बैठ के जा सके। ये गद्दी वाली सीटें अपने घर में लगा नहीं चाहिए। बन गया है आलिशान रेलवे स्टेशनों को नहीं देंगे। गरीब पिछड़ा है, जैसा कमाई के रास्ते बनाए, वैसे ही भाजपा के लोग, आप ही की सरकार है, ये बोलने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि जब जब विपक्ष बोलेगा भारतीय जनता पार्टी की कलई खोलेगा। ये मैं जो सीट्स की बात कह रहा था उसके बाद एक लाइन और बोल के समाप्त करूंगा, आपके पास शायद समय कम होगा। अदिति जी, पूरी टीवी में लगातार चल रहा है कि 5 साल में 500 बिलियन का व्यापार हमें अमेरिका को देना है, उनसे सामान खरीदना है। अरे अगर ऐसा लिख के लाए होते कि 500 बिलियन का अमेरिका 5 साल में हिंदुस्तान से सामान खरीदेगा तो छाती पीटते। घर में खाने को नहीं है, जो एल्युमिनियम के बर्तन है, जो छोटा सिलेंडर है, उसको भी बेच के अमेरिका का पैसा भरने जा रहे हो और छाती पीटने में जरा भी तनिक भी शर्म नहीं आती। जो सब्जी का टोकरा और सिलेंडर लेकर के पार्लियामेंट के बाहर नेता बैठे रहते थे भारतीय जनता पार्टी के, वो आज देश के जनमानस के सब्जी का टोकरा और घर का सिलेंडर लेके भाग गए हैं और हमको बोल रहे हैं कि हम हवाई जहाज का किराया सस्ता कर देंगे, हम बुलेट ट्रेन चला देंगे, हम वंदे भारत में गुदगुदी गद्दी वाली ट्रेनें लगवा देंगे। ये कौन सा भारत है जिसको 80 करोड़ को 5 किलो राशन पे जीवित रखा है, कीड़ा मकोड़ा बना दिया है? उस भारत को गद्दीदार गद्दी देने की बात कर रहे हो? ठीक है, आप ये जो बातें रख रहे हैं, देश की जनता को यही अपेक्षा थी कि विपक्ष के जो नेता हैं, जो एलओपी है खासतौर से, वो इन सब मुद्दों को उठाएंगे सदन में, लेकिन वहां पर ये मुद्दे नहीं नजर आते हैं। वहां से ये मुद्दे जो है गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सदन की जो कार्यवाही है वो हंगामे की भेंट चढ़ जाती है, बिजनेस ठप हो जाता है। रवि प्रताप सिंह जी।
अदिति जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कुछ तथ्यों पे प्रकाश डालना चाहूंगा कि जब डील हुआ, यानी ये जान लीजिए कि जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु का परीक्षण किया था, तो हमारे पास जब सैंक्शन थे तब भी अमेरिका 3.31% टैरिफ लगाता था। 2008 में जब हम परमाणु का डील किए तो घट करके 2.87 समथिंग आ गया। आज की तारीख में यानी करीब अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में अमेरिका हमारे ऊपर 3% के आसपास टैरिफ लगाता था और हम लोग उनसे करीब 12-13% उनके सामानों पे लगाते थे, तो हम ट्रेड सरप्लस में थे, उनके पास करीब 3,27,000 करोड़ के आसपास में। अब जब रेसिप्रोकल टैरिफ की बात आई थी, यानी जैसे को तैसा, तो ट्रंप ने 25% लगाया और उस 25% के बाद रसिया से तेल खरीदने के कारण एडिशनल सरचार्ज लगाया 25% का, तो हमारे पास 50% आया। अब जो इस डील में जो आया है, तो ट्रंप ने कहा है सेक्शन 4 में कि 10 आदमी मॉनिटर करेंगे कि भारत सरकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भी अगर तेल रसिया से खरीदती है तो हम ये 25% लगा देंगे। उन्होंने यानी वास्तव में जो अमेरिका कौन होता है ये बताने वाला कि भारत किससे तेल खरीदेगा, अमेरिका नजर रखेगा? हाँ, नहीं, लेट मी कंप्लीट। तो केवल 25% का जो 3 का 6 गुना ज्यादा 18% कर दिया, यानी जो 8 लाख करोड़ रुपया कमाता था वो करीब 48 लाख रुपया कमाएगा हमारे से, 48 लाख करोड़ रुपया कमाएगा। और आपको बताऊं कि हमारे यहां जो इंपोर्ट करती हैं कंपनियां, जिसमें HPCL, मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स, इन्होंने रसिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। पीक आवर में हम रसिया से 2.1 मिलियन बैरल पर डे खरीदते थे, दिसंबर में हम 1.6 मिलियन बैरल खरीदते थे, जनवरी में 1.1 मिलियन बैरल पर डे खरीदते थे और आज फरवरी में 0.6 मिलियन बैरल पर डे खरीद रहे हैं। और सुन लीजिए, नयारा को छोड़कर एक IOC और रिलायंस ने कहा है कि हम बंद कर देंगे, क्योंकि नयारा का जो बिजनेस है वो तो बेस्ड ही है रसिया के ऊपर, तो वो अपना बंद नहीं किया है। आप बताइए, ये जब कहा जाता है वाणिज्य मंत्री से तो कहते हैं कि इसका जवाब देंगे विदेश मंत्री, अहमियत बात आएगा। जब विदेश मंत्री से पूछा जाता है तो कहते हैं कि इसका जवाब मेरे पास नहीं है, आपको वाणिज्य मंत्री देंगे। मैं आपको बता रहा हूं डेटा में कि 2.1 मिलियन ठीक है रवि प्रताप जी, जवाब लूंगी मैं इसका, नहीं जवाब लूंगी रवि प्रताप जी, लेकिन सवाल ये भी है रवि प्रताप जी कि ये जो बातें आप यहाँ पर उठा रहे हैं, ये बातें आपके जो सांसद हैं, जो LOP हैं, वो सदन में क्यों नहीं रखते हैं, क्यों नहीं बताते हैं देश को कि क्या चल रहा है? बोलने देंगे तो हम बोलेंगे क्या? अब मुझे गर्वपद है जी, क्या बोलने का मौका इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि कलाई खुल जाएगी? देने दिया जाएगा तो फिर गौरवपद है जी। अब मुझे जवाब देने आप ही से जवाब ले रही हूँ मैं, गौरव जी। देखिए, पहली बात तो सबसे बड़ी बात यह है कि देश के विपक्ष को एक जिम्मेदार होना चाहिए और ये सोचना और याद रखना चाहिए कि भारत में जब से मोदी सरकार आई है, हमने जियोपॉलिटिक्स को एक अलग लेवल पे लेकर गए, जिसकी प्रशंसा हर भारत मुझे बोलने दीजिए, समय कम है, मैं बोलने नहीं दूंगा, अगली बार ध्यान रखिए प्लीज, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, इस देश के विपक्ष के हिसाब से या अमेरिका मुझे समय दीजिएगा जियोपॉलिटिक्स, हम अपने देश का पैसा जहां लगाना चाहते हैं उस देश में ही बताएंगे। विपक्ष या अमेरिका तय नहीं करेगा कि हम रशिया से तेल खरीदेंगे कि वेनेजुएला से खरीदेंगे। समझना चाहिए विपक्ष को, जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से हम अपना तेल खरीदते हैं, एनर्जी सिक्योरिटीज को सेव करते हैं और भारत के लोगों के लिए कम से कम रखते हैं। मेंबर्स जो नजर रखेंगे, निगरानी रखेंगे कि अमेरिका क्या कर रहा है, उससे भारत को कोई फर्क नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं, पहले मेरी बात सुन लीजिए ना, अब मुझे भी इंटरप्ट मत करिए, मैं अपनी बात रख लूं, कम शब्दों में रख रहा हूं। रवि प्रताप सिंह, अगर यही करना है तो मैं फिर बोलता ही रहूंगा। ठीक है गौरव जी, बात कंप्लीट करने दीजिए मुझे, मैंने नहीं बोला आप दोनों के बीच में। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका क्या कह रहा है, देश का विपक्ष वो ना सुने, देश का प्रधानमंत्री, देश का रक्षा मंत्री, देश का वाणिज्य मंत्री और देश का जो है जो सुरक्षा सलाहकार वगैरह हैं, जो जिम्मेदार पदों पे हैं, उनकी बात सुननी चाहिए। पहली बात, एनर्जी सिक्योरिटीज को सेव करने के लिए, जियोपॉलिटिक्स का लाभ उठाने के लिए मोदी सरकार ने रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना शुरू किया। दुनिया में 2 बड़े देश हैं, रशिया और यूएस, जो बहुत अपना तेल इंपोर्ट के साथ एक्सपोर्ट भी करते हैं, दोनों करते हैं, लेकिन वो महंगा बेचते हैं और चूंकि उनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उनको अपना तेल भेजने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च होता है इंश्योरेंस में, टैंकर्स में। इस वजह से भारत अपने आस पड़ोस के दोस्तों, खास तौर से मिडिल ईस्ट से पैसा लेते थे, हम लोग मतलब तेल खरीदते थे, उनको पैसा देते थे पेट्रो डॉलर में। अब चूंकि मिडिल ईस्ट जो है ओपेक के माध्यम से हम पे हर बार रेट बढ़ाता था, दबाव बनाता था, तो हमने उनसे तेल खरीदना कम करके
अलग अलग जगहों से अपनी सुरक्षा जरूरतों मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट। अदिति जी, अमेरिका कौन होता है वो तो जान लीजिए, आप जानना भाई चाहेंगे समझ शायद। लीजिए, पहले जियोपॉलिटिक्स समझिए। आप नहीं बोलने देंगे फिर मैं नहीं बोलने दूंगा। गौरव उपाध्याय जी, देखिए कम शब्दों में समझिए एनर्जी रिक्वायरमेंट। अदिति जी 20 सेकंड दिए, डिबेट का समय कहीं खत्म पर हो रहा है। पूरा करेंगे वो आप तय नहीं करेगा। राहुल गांधी नहीं बताएगा देश कैसे चलेगा, उसको अपना परिवार चलाने दीजिए, अपनी कांग्रेस चलाने दीजिए, वो तो ठीक से चला नहीं पा रहा है, देश चलाएगा राहुल गांधी। अदिति जी 20 सेकंड राहुल गांधी को समझना पड़ेगा, विपक्ष को समझना पड़ेगा। चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए 10 सेकंड। तो देखिए, संसद का बजट सत्र जो लगातार हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जबरदस्त हंगामा। हर दिन बजट सत्र की जो कार्रवाई है संसद की, खासतौर से लोकसभा की, वो बाधित होती नजर आ रही है। विपक्ष एक तरफ जोरदार हंगामा कर रहा है, नरवणे की किताब से लेकर भारत अमेरिका ट्रेड डील तक, और अब खबर ये मिल रही है कि विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है, क्योंकि उनके ऊपर भेदभाव का आरोप विपक्षी सांसदों द्वारा लगाया जा रहा है। देखना अहम होगा कि 4 दिन का ये बजट सत्र अभी बाकी है, इसमें क्या ये 4 दिन भी, अगले आने वाले 4 दिन भी क्या हंगामे की भेंट चढ़ते हैं, या फिर कार्यवाही सुचारू रूप से चल पाती है या नहीं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।